नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात करें मेमोरी एनहांसमेंट के प्रोग्राम के, तो उसमें हमने बात की थी कि स्टूडेंट्स को जो है वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और जब स्टूडेंट्स के हमने प्रॉब्लम्स की बात की तो हमने देखा कि हम सब पढ़ते क्यों हैं। तो पढ़ने का हमारा जो विज़न था वो था सक्सेस, और सक्सेस को पाने के लिए हमें रिजल्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। और रिजल्ट्स हमने उसमें एक जो है वो सर्कल के थ्रू पढ़ा था कि हमारे जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों हैं। क्योंकि हम एक टारगेट लेते हैं, मैं उसको वापस से थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा, रिपीट कर रहा हूं। हम टारगेट लेते हैं, टारगेट के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं होते। और रिजल्ट्स फेवर में नहीं होने की वजह से जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और लैक ऑफ मोटिवेशन से फिर हमने समझा कि कंसंट्रेशन कैसे ब्रेक होता है, फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे खराब होता है। उसके बाद में हमने स्टडी हैबिट्स की बात की, और स्टडी हैबिट्स में स्पेशली जो है हमने ओरा की बात की थी। इसके अलावा जो है इस खराब स्टडी हैबिट्स के साथ जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं होता। और जब हमें याद नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा डफर है, ये कमज़ोर है, इसको याद नहीं होता। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, और जैसे ही हम एग्ज़ाम के परमिशन लेटर हमारे हाथ में होता है, एग्ज़ाम जो है वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके लिए मैंने एक बेस्ट एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बच्चा जो है वो पूरे साल 8 बजे 9 बजे वो लेट तक उठता है, लेकिन एग्ज़ाम आने से ठीक पहले जो है वो सुबह 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, नहा धो के जो है वो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद पहुंच जाता है, और वहां जाके जो है वो बहुत सारे ऑफर देता है कि मैं पास हो जाऊंगा तो 500 रुपये चढ़ाऊंगा, 1000 रुपये चढ़ाऊंगा। तो ये सारे स्ट्रेस की जो है वो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी। और उसके बाद में जब हम एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट्स हमारे नेगेटिव आते हैं, और रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं, फिर ये एक नेगेटिव सर्कल जो है वो हमें जकड़ लेता है। और यही एक वजह है कि जब हम छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाते हैं तो हमारे जो मार्क्स है वो लगातार कम होते चले जाते हैं। आज के एपिसोड में हम उस सर्कल को तोड़ने की बात करेंगे कि हम हमारी जो रिजल्ट है उसको नेगेटिव वे से पॉजिटिव वे में कैसे चेंज करें। तो इसको पॉजिटिव वे में चेंज करने के लिए अगर हम कंसंट्रेशन और मोटिवेशन की बात करें, क्योंकि कई बार जो है वो लोगों को लगता है कि अगर मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, लेकिन कंसंट्रेशन अच्छा कैसे होगा ये एक सवालिया निशान लग जाता है। क्योंकि टीचर्स हमें बार बार बोलते हैं और घर वाले भी हमें बोलते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ना, लेकिन मन कैसे लगता है ये कोई नहीं बता पाता। तो आज हम उसी से बचने के लिए कि हमारे पास और कौन सा रास्ता है जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, आत्मविश्वास हमारा बढ़े, और उससे हमारा मोटिवेशन कंसंट्रेशन जो दोनों है वो अच्छे हो। तो उसके लिए फिर हमारे पास में जो है वो एक ही चीज बचती है, और वो है ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप खुद एक बार अनुमान लगा के देखिए, इमेजिन करिए कि एक जो बच्चा है उसका दिमाग जो है वो इतना तेज है। यहाँ पे मैं अभी जो है इसको समझाने के लिए ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि वो जो भी चीजें पढ़ता है वो उसको याद रहती है। तो क्या एग्जाम का स्ट्रेस रहेगा? नहीं रहेगा। और उस सिचुएशन में जो है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब बच्चे का एग्जाम आता है और एग्जाम में जब तैयारी अच्छी नहीं होती, याद नहीं होती, तो फिर बच्चों के दिमाग में ख्याल कौन से आते हैं। और ये मैं वो चीजों की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, आप भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे अगर बच्चों के पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी समझदार है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती तो बच्चा जो है अब बहाने ढूंढना स्टार्ट करता है। और बहाने कैसे होते हैं? एक बहाना होता है एग्जाम से ठीक पहले मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे एक बहाना मिल जाएगा कि मैं फेल क्यों हुआ या मार्क्स कम क्यों आए। दूसरा होता है अगर कई बार जो है वो टीचर जो है वो टेस्ट के लिए बोलता है, तैयारी अच्छी नहीं होती, तो फिर हम जो है कल्पना करते हैं कि वो टीचर जो है वो आए ही ना, छुट्टी कर ले। एक बहाना क्या बनता है, जैसे अगर बोर्ड क्लास है, 10th क्लास या 12th क्लास है, तो फिर बच्चों के बहाने क्या होते हैं, कैसे भी करके पेपर ही आउट हो जाए और मेरे पास आ जाए तो मैं तैयारी करके चला जाऊं। तो ये बहाने ढूंढते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी है तो फिर वो सोचेगा कि मेरा जो है वो जल्दी से पेपर हो जाए, मैं पेपर से फ्री होके जो है वो कहीं घूमने चले जाऊं, ननिहाल चले जाऊं, नाना नानी के पास में या चाचा चाची के पास में मैं घूमने जाऊं। तो वो चीज़ों की जो है उसको जो है वो दिमाग में थॉट आना शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने इसीलिए इसको समझाया है। तो इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन का होगा? फिर वो होगा ह्यूमन ब्रेन, मेमोरी। लेकिन मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, और दोनों पार्ट को कैसे डिवाइड करेंगे उसको मैं समझा देता हूं। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो है वो हार्ड डिस्क होती है। यहाँ पे एचडी का मतलब यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क लिखा है। अगर कल्पना करो कि एक हार्ड डिस्क जो है वो पहले से ही भरी हुई है, और उस सिचुएशन में अगर आपको कोई ये बोलता है कि इसमें और डेटा स्टोर करना है तो इट इज पॉसिबल कि हम और डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर आएगा कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है? फुल है।
और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये साइकोलॉजी या इसको हम कह देते हैं कि उनके दिमाग में ये थॉट्स आ जाते हैं कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ता हूँ तो उसके बाद में मेरा ब्रेन फुल हो जाता है, मेमोरी फुल हो जाती है, और अब जो मैं पढ़ूंगा वह वॉश आउट हो जाएगा या ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद नहीं होगा। तो उनको लगता है कि 2 या 3 घंटे के बाद में उनकी जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर, और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अब की बार जो हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल ब्लैंक है, और इस सिचुएशन में अगर हमें कोई ये बोलता है कि इसमें और डेटा स्टोर करना है तो अब आपका दिमाग जो है वो बोलेगा कि हाँ कर सकते हैं। तो फुल है तो नहीं कर सकते, और अगर वो ब्लैंक है तो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसकी थर्ड कंडीशन पे जाता हूं। मान लीजिए हार्ड डिस्क बिल्कुल ब्लैंक है लेकिन आपको उसमें डेटा स्टोर करना ही नहीं आता, तो क्या उस सिचुएशन में कर सकते हैं? तो अब आपका आंसर आएगा कि नहीं कर सकते। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी एक बच्चे के पास, बच्चे को हमने नोटबुक दी, और नोटबुक देने के बाद में हमने उस बच्चे को बोला कि आपको इसमें कुछ लिखना है, तो वो लिख सकता है क्योंकि नोटबुक जो है उसकी खाली है, ब्लैंक है। अगर वो हम इसके कंडीशन नंबर सेकंड पे जाते हैं कि वो जो आंसर शीट उसकी नोटबुक जो है वो पहले से भरी हुई है, तो इट इज पॉसिबल कि हम लिख सकते हैं। तो अब आपका समझ में आएगा कि नहीं लिख सकते। लेकिन तीसरी कंडीशन ये आती है कि उस बच्चे को लिखना ही नहीं आता, तो क्या वो लिख सकता है? नोटबुक खाली है लेकिन लिखना नहीं आता, तो उस कंडीशन में भी वो जो है लिख नहीं सकता। इसलिए हम पहले ये समझेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसकी पावर कितनी है, ये कितना भरा होता है और कितना खाली होता है। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज का एपिसोड हम लेंगे पावर के ऊपर, कि हमारा जो ब्रेन है वो कितनी पावर को होल्ड करता है, और दूसरा जो एपिसोड हम बनाएंगे इसके बाद में, उसमें हम बात करेंगे कि अगर हमारी पावर, आज हम जो पावर का पता करेंगे, अगर वो पावर है तो उसको हम अगर यूज करना सीख लें तो फिर वो प्रोसेस क्या होगी उसको यूज करने की और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो आज का टॉपिक जो होगा वो होगा पावर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन की पावर की बात करते हैं, और उसमें मोटे तौर से जो है मैं आपको यहाँ पे हवा में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो बहुत सारे फैक्ट वीडियोस मिलेंगे आपको जहाँ पे कॉपी पेस्ट चलेगा। मैं आज यहाँ पे जो है वो रिसर्च की ही बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। और जब रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट हुए हैं रोजनविंग, जो पिछले 60 साल से जो है वो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और रोजरविग के जो अगर हम रिसर्च को देखें तो उनका कहना है कि कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर 10 न्यू इंफॉर्मेशन पर सेकंड अगर अपने ब्रेन में डालता है, और ऐसा अगर वो लगातार 100 ईयर्स तक करता है, अगर 10 न्यू इंफॉर्मेशन पर सेकंड अपने ब्रेन में डाले, स्टोर करे, और ऐसा लगातार 100 ईयर्स तक करे 24 आवर्स बिना रुके, रात दिन अगर वो एक करें, और फिर उस सिचुएशन में अगर वो किसी चीजों को याद करना स्टार्ट करे, तो वो उसकी जो मेमोरी है वो लगभग जो है वो 30% के आसपास फिल हो जाएगी, इतनी बढ़ेगी। इसके बाद में भी जो है उसकी मेमोरी लगभग 70% जो है वो बिल्कुल खाली रहेगी। ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है। और आप ये देखो 100 ईयर्स तक हम जो है हमारी एक नॉर्मल एज लेके चल रहे हैं कि जनरली जो हमारी एज है वो 100 ईयर्स तक है, और 100 ईयर्स तक हम लगातार ऐसा करें 10 न्यू इन्फॉर्मेशन पर सेकंड ब्रेन में डालें, तो फिर हमारी जो मेमोरी है वो 30% तक फिल होगी। और उसमें भी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 न्यू इन्फॉर्मेशन पर सेकंड तो हम डाल ही नहीं सकते, 10 नई सूचनाओं पे कैसे काम करेंगे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर किसी को, स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, अगर आप सुन रहे हो, तो अगर आपको ड्राइव करना आता है तो आपने देखा होगा कि ड्राइविंग के बाद में जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल पे बात भी कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, रेड लाइट पे हमें रेड लाइट का भी पता होता है, पीछे कौन सा व्हीकल है, आगे कौन सा व्हीकल है। और उस सिचुएशन में, या फिर आपने देखा होगा कई बार हम स्पीड से जा रहे होते हैं और अचानक से हमारे सामने दूसरा व्हीकल या कोई एनिमल आ जाता है, जानवर आता है, तो उस सिचुएशन में हमारा ब्रेन जो है क्विकली विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में जो है वो सारे तमाम तरह के डिसीजन लेता है। आपके ब्रेक को भी कवर करता है, क्लच को भी वो कवर करता है, स्टीयरिंग को भी वही कवर करता है, गियर पे भी ध्यान देता है, एटलीस्ट जो है वो कैलकुलेट भी करके चलता है कि मैं इस तरह से अगर ब्रेक लगाऊंगा तो मेरी गाड़ी जो है वो यहां तक आके रुकेगी। और ये कितनी देर में हुआ? 2 सेकंड में। और इसको ऑपरेट करने वाला कौन है? डिसीजन लेने वाला ब्रेन। क्योंकि ब्रेन जब तक डिसीजन नहीं लेगा तब तक हमारे हाथ पैर काम नहीं करते। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे ऐसा कैसे होता है। दूसरा, जब हम किसी कॉलेज से, किसी सेमिनार से, मूवी थिएटर से या स्कूल से जब हम बाहर निकलते हैं तो कई बार हमने देखा है कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, चाहे वो स्कूटर हो चाहे कार हो, और उस सिचुएशन में हम ख्यालों में चले जाते हैं। और ख्यालों में जाने के बाद में जो है आधे घंटे बाद हम घर पहुंचते हैं, और घर जाने के बाद हमें
ख्याल आता है कि मैं घर कैसे पहुंच गया, उस जगह उस रास्ते से मैं कब निकला। क्यों? क्योंकि हम ख्यालों में थे। लेकिन उस सिचुएशन में भी हमारा ब्रेन जो है वो इतना एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है कि आप जो है ख्यालों में हो, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन जो है अच्छे से गाड़ी आपका एक्सीडेंट नहीं होने दिया, और साथ में जो है वो आपको अपने ही घर लेके गया, किसी पड़ोसी के घर में एंट्री नहीं करवाई उसने। तो ये सोचने वाली बातें होती है जो हमें समझने की जरूरत है इस एग्जाम्पल से। दूसरा, मैं एक रिसर्च आपके सामने और रखूंगा। मॉस्को यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, ये रसिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मॉस्को यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट हुए हैं पेट्रो-ओनोखिन। पेट्रो-ओनोखिन के अगर रिसर्च की हम स्टडी करें, उनके रिसर्च को समझें, तो हमारे ब्रेन की जो यूनिट होती है वो है न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं। और ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और यही इनको ट्रैवलिंग पाथ देती है। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके रिसर्च की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक सिंगल जो न्यूरॉन्स है वो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 लगभग जो है हमारे ब्रेन का एक न्यूरॉन्स जो है वो इतने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की पावर होल्ड करता है। एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है कि वो इतनी सूचनाओं को याद कर सकता है। इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि काउंट करेंगे तो फिर ये पता नहीं कितने ट्रिलियंस में चली जाएगी। और जब उनसे सेमिनार में ये पूछा गया कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं हमारे ब्रेन में, तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में उनका कहना है 10 की पावर 12। इसका मतलब हुआ अगर हम 1 के आगे जो है वो 12 जीरो लगा दें तो इतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी आपने ये देख ली। और जब भी न्यूरॉन्स को किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बारी आती है तो दो न्यूरॉन्स आपस में मिलकर वर्क करते हैं क्योंकि उनके डेंड्राइट्स जो है वो एक दूसरे के साथ सिनेप्टिक गैप के थ्रू जुड़ जाते हैं। और उस सिचुएशन में जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलकर वर्क करेंगे तो इनकी कैपेसिटी डबल नहीं होती, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब एक सिंगल न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है वो 11 टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे ही इनके साथ में थर्ड न्यूरॉन्स आके वर्क करेगा तो इनकी जो कैपेसिटी है वो 111 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है। इसको और इजी करके अगर हम समझें, जब उनसे ये पूछा गया कि हमें ये बताइए कि हम कितनी बुक्स को लर्न कर सकते हैं, तो उन्होंने सीधा सा बताया कि एक ऐसी लाइब्रेरी की कल्पना हम कर सकते हैं। लाइब्रेरी सब लोग जानते हैं, उस लाइब्रेरी में जो है वो 80,000 बुक्स हो। ये हमने कैपेसिटी की बात की लाइब्रेरी की। और हर बुक जो है उसमें 800 पेजेस हो। ऐसी ही हम 80,000 लाइब्रेरीज को आराम से लर्न कर सकते हैं। ये इनके रिसर्च का जो है वो रिजल्ट है। 80,000 लाइब्रेरीज, ऐसी लाइब्रेरीज जिसमें एक लाइब्रेरी में 80,000 बुक्स है और हर बुक में 800 पेजेस है। इसके अलावा और इसको मैं इजी कर देता हूं कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कितने छोटे होते हैं। तो 2008 का एक रिसर्च है, 2008 का, आप देख सकते हो इसको। 2008 में एक रिसर्च आया था कि ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये न्यूरॉन्स इतने छोटे होते हैं कि आल्पिन जो हमने देखी है, जो पेपर को हम 2 या 3 पेपर को आपस में जोड़ने के लिए एक पिन यूज करते हैं, जिसमें एक सिरा जो है वो नुकीला होता है और एक टिप होती है टॉपी जिसे हम कहते हैं। उस टिप के ऊपर जो है ये इतने छोटे होते हैं कि 30,000 न्यूरॉन्स जो है वो आपस में एक साथ होके बैठ सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं। तो जब एक आल्पिन की टिप के ऊपर 30,000 न्यूरॉन्स आराम से आ सकते हैं तो फिर हमारा ये 1.4 किलोग्राम का जो ब्रेन है इसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे ये आप कल्पना कर सकते हो या अंदाजा लगा सकते हो। इससे इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है। लेकिन फिर भी हमें ये बोला जाता है कि हमारा जो दिमाग है वो कमजोर है, हम जो पढ़ते हैं वो चीजें हमें याद नहीं होती। और ऐसा इसलिए क्योंकि पावर्स तो है लेकिन हमें प्रोसेस का पता नहीं है। और ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके अकाउंट में पैसा तो है लेकिन आपको बैंक से विड्रॉ कराना नहीं आता, और उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि नहीं मैं तो गरीब हूं। तो कैपेसिटी सब में है, हर इंसान में कैपेसिटी है। अगर कोइंसिडेंटली अगर हम मान ले, क्योंकि कुपोषण के जो शिकार बच्चे होते हैं गर्भ में माँ के, तो उसमें हो सकता है कि कुछ डिस्टर्ब हो, लेकिन बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं
अगर मान लो किसी की जो न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है वो 10 की पावर जो है वो 28 नहीं होकर 20 है, तो 10 की पावर 20 का भी अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो आंकड़ा चला जाता है। तो बाकी जो बच्चे हैं 19-20 का जो है वो डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब हम इसको थोड़ा सा आगे जाके और समझते हैं। अब हम लेते हैं इस दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रेन का यूज़ किसने किया। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूँ आपके दिमाग में आ भी गया होगा आपने सुनते ही कि सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रेन का यूज़ किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। क्योंकि कहते हैं कि आइंस्टाइन का जो आईक्यू था वो सबसे ज़्यादा था। खैर आईक्यू क्या चीज़ होती है वो एक एपिसोड में हम अलग से बनाएंगे। बाकी जो है वो कॉमर्शियली अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है आपके फिंगरप्रिंट लेके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आईक्यू एक अलग चीज़ होती है, मैं अलग से इसके ऊपर एक टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की हम बात कर रहे हैं तो हम आज पता करते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग कितना तेज था। तो मैं आपको यहां पे एक छोटी सी बात से शुरू करूंगा। 1950 से लेके 70 का एक डिकेड था, इस दशक की अगर हम बात करें तो इस समय जो है, और 70 से पहले की अगर मैं बात करूं तो साइंस जो है वो फिजिक्स पे वर्क करती थी। फिजिक्स का मतलब एरोप्लेन बना दिया, मार्कर पेन बना दिया, मोबाइल बनाया, या जैसे फैन बना दिया, कोई भी चीज जो फिजिक्स जो फिजिकल थिंग्स हम देखते हैं चारों तरफ। 70s के बाद में जो है साइंस ने वर्क करना स्टार्ट किया, और वो वर्क स्टार्ट किया उन्होंने ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जो भी चीज इस दुनिया में देखते हैं वो किसने बनाई, दिमाग ने। और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो अपने दिमाग का लगभग कितना यूज किया, 50%। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, और वहां पे क्या उनका आइडिया क्या था कि इतना उन्होंने जो है वो अपना ब्रेन का यूज किया। लेकिन फिर इसके बाद में रिसर्च हुए ब्रेन के ऊपर, तो साइंस को जो है ब्रेन की कैपेसिटी का पता चला। और अब हम आ गए 90s में। जब 1990s में ये चीजें आई तो साइंस कहती है कि नहीं, हमें पता चला है कि ब्रेन में ज्यादा पावर होती है, इसलिए ये जो है इनका जो आंकड़ा था ये 50% से 30% पे आ गया। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, साइंस ये कहने लगे कि नहीं 50% गलत था, 30% यूज किया है। फिर उसके बाद में 2000 में हम एरा में आ गए। 2000 के ईयर की अगर हम बात करें तो उसके पास आते आते साइंस ये अनुमान लगा रही है कि नहीं 10% यूज किया था। अब 50 से साइंस कहां आ गई, 10%। और 10% किसने यूज किया, जिसको ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन का यूटिलाइज किया। और फिर उसके बाद में जो है 10 और 5 के आसपास जो है साइंस कहती है कि नहीं 5%। और अभी अगर इसकी प्रेजेंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो साइंस 3 to 5 के ऊपर अटकी हुई है। साइंस ये कहती है कि नहीं 3% से 5%, इससे ज्यादा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिमाग का यूज नहीं किया। और ये इसलिए क्योंकि आज हमने देखा है कि ह्यूमंस जो है वो ब्रेन की वजह से मार्स पे पहुंच के चंद्रयान को चांद पे उतार दिया। तो ये सारा किसका रिजल्ट है, ह्यूमन ब्रेन का, पावर का। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये बोले कि 1%। तो जिसने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया उसने कितना किया, 1%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हमारे ब्रेन का कितना यूज करते हैं, 0.0001% के आसपास। और उसमें भी फिर हम ये कहते हैं, अगर हम कुछ अचीवमेंट ले लेते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा वर्क कर दिया। तो आप अंदाजा लगा के देखें कि हमारे ब्रेन में कितनी पावर्स है। ये हमने सिर्फ पावर्स की बात की है, मैंने प्रोसेस की बात नहीं की। प्रोसेस की बात जो है मैं अगले एपिसोड में हम बताऊंगा कि अगर हमें इस पावर्स को यूज करना है तो फिर हम वो कौन सी प्रोसेस है जिनको स्टडी में यूज कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसकी प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या चीज होती है और कैसे चीजें लर्न होती है और कैसे हम भूल जाते हैं। और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा लर्निंग प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, बाय, थैंक यू।